जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। यूके का F-35B वापस जाने के लिए तैयार। पाकिस्तान के एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक के नए सबूत। सैफरन के कोलैबोरेशन के साथ रिवाइव होगा कावेरी इंजन। बांग्लादेश का चाइनीज जेट एक स्कूल में जाके हुआ क्रैश। और जम्मू कश्मीर में तैनात होंगे CRPF के 20,000 से अधिक एडिशनल ट्रूप्स। तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 जून से जो यूके का F-35B भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंडेड था, तो अब वो वापस जाने के लिए तैयार है क्योंकि इसके रिपेयरिंग का कार्य पूरा हो चुका है और संभावित रूप से कल 22 जुलाई को ये फ्लाई करके वापस जाएगा। और साथ में भी बताया गया है कि लैंडिंग चार्जेस के अलावा भारत के एयरपोर्ट पर इस एयरक्राफ्ट के पार्किंग फ़ी और डेली का जो रेंट है तो वो भी यूके भारत को पे करेगा। हालांकि यूके की तरफ से ऑफिशियली नहीं बताया गया कि आखिरकार इस एयरक्राफ्ट में किस तरह की समस्या आई थी जिसके चलते इस एयरक्राफ्ट को इतने लंबे समय तक एक नॉन नेटो कंट्री में ग्राउंडेड रहना पड़ा था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि एक नई CCTV फुटेज सामने आई है जो कि तब की है जब भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के राफेल एयरबेस को टारगेट किया था। और इस फुटेज में एक लाउड एक्सप्लोजन कैप्चर हुआ है और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीवी की तरफ से शेयर की गई ये फुटेज 10 मई की बताई जा रही है। और ये उन विजुअल एविडेंस में से एक है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान पर एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स करी थी। भारतीय सेना को क्रिटिकल सर्विलेंस और फ्रंटलाइन ऑपरेशंस में मदद करने के लिए IIT रोपड़ एक नई तरह के ड्रोन सिस्टम को विकसित कर रही है और जिसके साथ रिसर्चर्स का एक उद्देश्य ये भी है कि फॉरेन डिफेंस हार्डवेयर पर से निर्भरता को कम करना। इस योजना के तहत ऑटोनॉमस ड्रोन्स को विकसित किया जा रहा है जो कि वॉर जोन टेरेन में लैंड कर सकें और रियल टाइम में जियो लोकेशंस का अनुमान लगा सकें। और इसी के तहत ड्रोन नेविगेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट जनरेशन के फ्लाइट एल्गोरिदम्स और सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स तो इनको भी क्रिएट किया जा रहा है जिसकी मदद से भारत की फोर्सेस और भी बेहतरीन तरीके से सर्विलेंस कर सकेंगी और उनके पास अपने ऑपरेशंस में और भी ज़्यादा कंट्रोल रहेगा और साथ ही सेंसिटिव डेटा के भी लीक होने का इसमें डर नहीं रहेगा। और अभी वर्तमान समय में 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं जो कि एडवांस डेवलपमेंट की स्टेज में हैं और इन दोनों ही परियोजनाओं को भारतीय सेना की रिक्वेस्ट पर इनिशिएट किया गया है। पहली परियोजना में वॉर जोन्स में ड्रोन्स के लिए ऑटोनॉमस लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ को विकसित करना शामिल है और दूसरी परियोजना फोकस कर रही है रियल टाइम जियो लोकेशन और एरियल सर्विलेंस में। इसके अलावा एक और अपडेट है कि फ्रेंच फर्म सैफरन की पार्टनरशिप के साथ भारत के कावेरी इंजन प्रोग्राम को भी रिवाइव और अपग्रेड करने पर काम किया जाएगा जिसमें सैफरन की एक्सपर्टीज़ की मदद से कावेरी इंजन के को डिज़ाइन इश्यूज़ को फिक्स करना और हायर थ्रस्ट वेरिएंट को विकसित करना शामिल रहेगा जो कि तेजस मार्क 2 और भविष्य के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को भी पावर दे। और इस कोलैबोरेशन से एक मॉडिफाइड कावेरी डेरिवेटिव को विकसित करने की योजना है जो कि आने वाले वर्षों में संभावित रूप से 2027-28 के आसपास प्रमाणित किया जा सकता है। आज सोमवार को बांग्लादेश एयरफोर्स का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट ढाका में माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज के कैंपस में जाके क्रैश हुआ है और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्रैश में लगभग 16 लोगों की जान जाने की रिपोर्ट है जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स हैं और जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं और जो घायल हुए हैं उनमें से भी अधिकतर लोग काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। और जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो चाइनीज़ ओरिजिन का F-7BGI एयरक्राफ्ट था। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट ने 2 स्टोरी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर को हिट किया था जहां पे प्राइमरी सेक्शन के लिए क्लासेस चल रही थी। और इतनी बड़ी दुर्घटना किस वजह से हुई है तो उसका कारण अभी सामने नहीं आया है। और आपको ये भी बता दें कि जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है F-7 तो वह सोवियत के MiG-21 की ही चाइनीज़ कॉपी है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के लिए CRPF की 20 नई बटालियंस को रेस करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। जिसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में CRPF के 20,000 से अधिक एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाएगा। हालांकि इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि CRPF ने तो 35 एडिशनल बटालियंस को रेस करने की डिमांड करी थी लेकिन मंत्रालय की तरफ से फिलहाल अभी 20 बटालियंस का ही अप्रूवल मिला है। और CRPF ने इस प्रस्ताव को पिछले साल अक्टूबर के महीने में इनिशिएट किया था लेकिन फिर जब इस वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ फिर उसके बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर तो फिर उस समय भारत सरकार ने अर्जेंट बेसिस पर इस प्रस्ताव पर विचार करना जरूरी समझा। बाकी गृह मंत्रालय और CRPF की मीटिंग के दौरान जो फुल 35 बटालियन वाला प्रस्ताव है तो वो भी अंडर कंसिडरेशन है लेकिन इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए फिलहाल 20 बटालियंस को अप्रूव कर दिया गया है। बाकी इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से यह बताया गया कि जो नई बटालियंस होंगी तो ये अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होंगी जिनका फोकस मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के टेरेन और सिक्योरिटी सिचुएशंस पर रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि Squadron.in पर कारगिल विजय दिवस स्पेशल सेल चल रही है जिसमें आप विजय कूपन कोड के साथ स्पेशल डिस्काउंट में कारगिल से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज को बाय कर सकते हैं। तो Squadron.in पे जाके नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
लद्दाख में भारत के दौलत बेग ओल्डी बेस तक जाने वाली जो एक नई ऑल्टरनेटिव रोड को बनाया जा रहा है, जो कि लगभग 130 किलोमीटर लंबी होगी, तो इसका निर्माण कार्य अपनी फाइनल स्टेजेस में है और ये नई रोड अगले वर्ष यानी कि 2026 में अक्टूबर नवंबर के महीने तक फुली ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। और इस ऑल्टरनेटिव रोड के एक नहीं बल्कि कई सारे फायदे हैं, जैसे कि ये हमारी ऑपरेशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेगी, क्योंकि चाइनीज़ फोर्सेस के लिए इस रूट के माध्यम से होने वाली मूवमेंट्स को मॉनिटर कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, खास करके वर्तमान समय में मौजूद रूट के कंपैरिजन में, जो कि है दरबुक श्योक डीबीओ रोड, जो कि लगभग 255 किलोमीटर है। और जो नई रोड है ये LAC के लगभग पैरेलल ही रन करेगी और इसके माध्यम से बॉर्डर्स पर भारतीय सेना की जो मूवमेंट्स हैं तो वो बिना दुश्मन की नज़र में आई हो सकेंगी। बाकी एक अपडेट यह है कि आज 21 जुलाई को GRSE ने 8वीं और आखिरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को भी लॉन्च कर दिया है। और इस क्लास की जो पहली शिप थी जिसका नाम था अरनाला, तो उसे पिछले महीने 18 जून को ही औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना की सर्विस में कमीशन किया गया है। और आज जो ये 8वीं शिप लॉन्च की गई है तो इसका नाम है अजय। बाकी ये वॉरशिप्स भारतीय नौसेना के अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, माइन लेइंग कैपेबिलिटीज़, तो इन सभी को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएगी। इन शिप्स को हल माउंटेड सोनार, लो फ्रीक्वेंसी की वेरिएबल डेप्थ सोनार और अति आधुनिक टॉर्पेडोज, एंटी सबमरीन रॉकेट्स, NSG-30 गन, 12.7 mm की SRCG, तो इस तरह के वेपन से भी इक्विप्ड किया गया है। और इन वॉरशिप्स की खास बात ये भी है कि इनको बनाने में 80% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट ही इस्तेमाल हुआ है। बाकी कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि भारतीय वायुसेना अपने मिराज 2000 फाइटर्स की फ्लीट को अस्त्र मार्क 2 मिसाइल से इक्विप्ड करने की योजना बना रही है और नए वेपन्स के अलावा इस फ्लीट में कुछ और क्रूशियल अपग्रेड भी किए जा सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज ही के दिन सन 2000 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिष्ट वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन रक्षक कब और कहां लॉन्च किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।